कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर कविता साहू, कुलपति सिद्धार्थ विश्वविद्यालय सिद्धार्थनगर, ICWU से आए हुए डॉक्टर सिद्दीकी, कॉलेज की उप प्राचार्य श्रीमती शिल्पा सिंह, कार्यक्रम के संचालक अल्पेश यादव जी, डॉक्टर अविनाश प्रताप सिंह जी जो पहली बार मुझे यहाँ लेके आए, और सिद्धार्थनगर जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक आध साल फिर बेचारे यहाँ आए और अपने कुलपति के साथ में आकर एक संध्या पहले यहाँ आ गए। सभागार में उपस्थित सज्जनों, विद्यार्थियों, जैसा कि शिल्पा सिंह जी ने कहा, मैं यहाँ नया आता रहता हूँ, मुझे इसके आदमी में पहली बार कब यहाँ है, तो आई एम रेगुलर विजिटर हियर, कमिंग रेगुलरली हियर, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम। तो ना आप मेरे लिए नए हैं, ना मैं आप लोग नया हूँ। विदेश नीति पे बदलते आयाम तो बोलने को कहा गया है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ आयोजक लोग की समस्या है कि कितना कम बोला जाए। मैंने तो ये भी विकल्प रखा था ना भी बोला जाए, तो उनके भी मुझे ऐसा आभास है, मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि कीनोट एड्रेस तो बहुत इलाबोरेट होता है, फ्लैगिंग ऑफ इशूज है सभी का, जो आपकी बहुत ही अच्छी टॉपिक है भारत के विदेश नीति के बदलते आया, तो शायद मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपको कट शार्ट कोशिश करूँगा भाषण में ख़त्म हो जाए। तो ज़्यादा अगर हुआ तो शिक्षा जी अनुरोध है कि वहीं से खट कर देंगे, मैं समझ लो टाइम हो गया, नो नीड टू सेंडिंग दिस। बदलते आए कई सारी बातें ऐसी देखी जी ने शुरू कर दी, ये गिवन गुड प्लेटफॉर्म, तो वहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। 2019 से अब तक की बात की गई है, तो 2019 बहुत इम्पोर्टेंट इस सेंस में है कि प्रधानमंत्री मोदी का द्वितीय जो काल था वो शुरू हुआ, और 2019 में ही जो जयशंकर जी थे वो पहली बार विदेश मंत्री बने, और भारत के इतिहास में पहली बार कोई विदेश सचिव से विदेश मंत्री आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि विदेश इनका जयशंकर का उनका नहीं थी, उनके मोदी जी के पहले कार्यकाल में वो विदेश सचिव थे। जैसा हम सबको याद है, कई लोगों को सुप्रसिद्ध करके इवन सुजाता सिंह से तो कहा गया कि स्टेप डाउन, जिससे कि जयशंकर को बनाया जा सके, तो रिटायर हो रहे थे प्रसाद में। तो जयशंकर का योगदान रहा है, लेकिन जो विषय है वो 1900 से लेकर के अब तक, तो मैंने अपनी सुविधा से जो है उसको राजनीतिक आयाम, आर्थिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम, इन 3 आयामों में मैं जो है विभाजित करके ये आज का जो है बात करनी चाहिए। लेकिन चूँकि यहाँ पे 90% से ज़्यादा, हम 100% कह सकते हैं कि विद्यार्थी बैठे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा कि विदेश नीति क्या है, वहाँ से हम शुरू करें। विदेश नीति हम जानते हैं, विदेश नीति एक माध्यम है, और वो माध्यम क्या है, राष्ट्रहित को प्राप्त करना। और राष्ट्रहित क्या है, राष्ट्रहित को परिभाषित किया गया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति को, और शक्ति को हम जानते हैं शक्ति साधन भी है और शक्ति साध्य भी है। तो विदेश नीति जो है एक मैकेनिज्म है, एक मीन्स है, एक साधन है, जिससे हम राष्ट्रीय हितों को, राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। ये लक्ष्य राजनीतिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, आर्थिक भी हैं और सांस्कृतिक भी हैं। कुछ और जो 1919 के बाद में जो शिफ्ट आए हैं, जिससे जल्दी से हम बात कर देंगे, मेरे पास इलाबोरेट करने का टाइम नहीं है। हम नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट की तरफ आ गए, क्योंकि हमको मालूम है हमारे विदेश में पहले हम नॉन अलाइनमेंट कहते थे, अब हम मल्टी अलाइनमेंट की बात करते हैं। मल्टी अलाइनमेंट में इशू बेस्ड अलाइनमेंट है, यानी शत्रु के साथ भी हम अलाइनमेंट कर सकते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि शत्रु के साथ हम कहाँ अलाइनमेंट करें। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ हमारा शत्रु नंबर 1 चीन है, पाकिस्तान से बड़ा शत्रु चीन है, लेकिन हम WTO जो मल्टीलैटरल ट्रेड टॉक होते हैं, वहाँ भारत और चीन मिल करके एक साथ है। ये है
इशू बेस्ड अलाइनमेंट। खाली यही नहीं, मल्टीलेटरल ट्रेड टॉक नहीं, खाली WTO नहीं, हम जो ब्रिटेन इंस्टीट्यूशन है, IMF में, वर्ल्ड बैंक है, उनकी रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, तो हम और चीन एक साथ मिलकर काम करते हैं कि ब्रिटेन इंस्टीट्यूशन जो 1942 में बनाया गया था, जो 1942 का जो इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर था उसके अनुरूप था, इसको परिवर्तित करेंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक का चीफ हमेशा अमेरिकन होता है और IMF का चीफ हमेशा यूरोपियन होता है। शायद हम लोगों के दबाव से अमेरिका ने कुछ शिफ्ट किया है। अभी जो वर्ल्ड बैंक के चीफ है वो आधे भारतीय हैं, वो आधे अमेरिकन हैं। अजय बंगा बॉर्न इंडियन है, अभी वो अमेरिकन सिटीजन, वो वर्ल्ड बैंक के चीफ। लेकिन उसके पहले पूर्ववर्ती भी जो चीफ थे वो बॉर्न कोरियन थे, लेटर अमेरिकन सिटीजन थे। तो शायद अमेरिका बीच का रास्ता अपना रहा है कि कोरिया बिल्कुल, भारत का बिल्कुल, आधे भारतीय हैं, आधे हैं वो। तो ये अब हम मांग कर रहे हैं कि ये हमारे पास भी आना चाहिए, क्योंकि भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, चीन भारत विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया है, भारत भी जो है जल्दी ही जर्मनी को ओवरटेक करके आगे बढ़ने वाला है, तीसरा चौथा बनने वाला है, जापान भी जो है। तो 3 विश्व जो है टॉप 5 में 3 अर्थव्यवस्थाएँ जो है एशिया की होंगी, चीन, जापान और भारत। और ऐसे में इन तीनों एशियाई देशों को समुचित उदित नहीं देना, ये मानना चाहिए कि यहाँ हम चीन के साथ। दूसरी बात, हम क्लाइमेट पे आते हैं कि कविता का इशू है। क्लाइमेट पे जो भी है, ग्लोबल वार्मिंग का आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पे है, COP है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, इन सब पे जो भी होता है और जो बेसिक बना ब्राज़ील, एशिया, इंडिया, चाइना, ये इन सभी जो कॉन्फ्रेंस, जो जितने भी इन्वायरमेंट रिलेटेड इशूज हैं, ग्लोबल वार्मिंग के इशूज हैं, क्लाइमेट चेंज के इशूज हैं, वहाँ भारत और चीन एक साथ खड़े हैं। कहने का मेरा अर्थ है कि मल्टी अलाइनमेंट से कि हमको इशू बेस्ड अलाइनमेंट हो रहा है, तो हम शत्रुओं के साथ भी मिल सकते हैं। भारत और चीन की जो प्रतिद्वंदिता है, शत्रुता, उसके बारे में कहने को तो फर्स्ट शिफ्ट जो आया है और जो बढ़ता जा रहा है वो 2014 या 2019 के बाद से लेकर अब तक वो है कि हम नॉन अलाइनमेंट छोड़ करके हम मल्टी अलाइनमेंट की तरफ बढ़ते। दूसरी तरफ एक और नॉन अलाइनमेंट स्ट्रेटेजिक फील्ड है, जिसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात हमारे पूर्ववर्ती वक्ता सूबे के सामने की। हम जो है अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारा हमेशा है, फॉरेन पॉलिसी में भी कही जाती है, सरकार बदल जाती है, गवर्नमेंट बदल जाती है, विदेश नीति लगभग वही हुई रहती है। कंटिन्यूटी एंड चेंज, ये सभी फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। लार्ज पार्ट कंटिन्यू करता है, स्मॉल पार्ट चेंज करता है। हम नहीं कहने की चेंज नहीं कर रहा। तो हम नॉन अलाइनमेंट सब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करें, हम कभी अपने ऑटोनॉमी को सरेंडर नहीं कर सकते। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हमारा अमेरिका नेचुरल एलाई है, लेकिन नेचुरल एलाई कैसा, लेकिन भारत के काम खींचता रहता है। वो कनाडा में जो उसका कानून का इशू था, दूसरा था निज्जर का इशू था, उसमें अमेरिका बिल्कुल भारत के साथ में है और भारत को उसने जो है कटघरे में भी खड़ा करने की कोशिश की, हमारे मतलब भी हैं। तो नेचुरल एलाई भी है, लेकिन हर साथ भारत है। तो वो जो ओल्ड वार टाइप का जो अलाइनमेंट था वो अब संभव नहीं है। तो यहाँ पे जो है फिर भी हम ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारे पास पावर आ गया है। पावर के कारण हम ऑटोनॉमी को बेहतर ढंग से एक्सर्ट कर रहे हैं। जो है अभी यूक्रेन संकट हुआ, वहाँ पे अमेरिका ने आदेश दिया कि कोई रूस से तेल नहीं खरीदेगा। भारत ने कहा कि नहीं, भारत ने कोई तेल ही नहीं खरीदा, तेल का और आयात वहाँ से ज़्यादा बढ़ा दिया और अमेरिका को मजबूर होकर के आँख मूंदनी पड़ी कि भारत को तेल आयात करने से रोका नहीं जा सकता। भारत के काफ़ी मात्रा में और तेल, अभी आप इधर डेटा में ध्यान दें तो भारत और नीदरलैंड का ट्रेड बहुत बढ़ गया है। वो ट्रेड कहाँ से बढ़ा है? वो भारत ने रूस का तेल सस्ता लाया, यहाँ उसको रिफाइनिंग की और रिफाइनिंग करके नीदरलैंड को भेजा, नीदरलैंड के थ्रू वो पूरा यूरोप। बाद में अमेरिका को लगा कि ठीक है, भारत ने जो किया उससे इकॉनमी, जो ग्लोबल इकॉनमी है, डिस्टेबलाइज में भी ऑयल सप्लाई, एनर्जी सप्लाई कंटिन्यूसली होती है। तो यहाँ पे एक समय था जब अमेरिका ने कहा कि आप ईरान से तेल को आयात कम करिए, मनमोहन की सरकार ने तुरंत कर दिया लगभग 0 के बाद। चाबहार जो हमारा है, अमेरिका के दबाव में चाबहार का प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि चाबहार बन जाने से हमारा सेंट्रल एशिया में ईरान के थ्रू। तो अब जो स्थिति है, अभी कैट्सा का इशू है, उनका कैट्सा होने का अमेरिका ने लॉ लाया जिसके थ्रू जो
जो भी रसिया से आर्म्स खरीदेगा उसके ऊपर सैंक्शन लगाए। भारत ने कहा S-400 हम रसिया से लेंगे और आप वो जो करना करिए। अंत में अमेरिका की संसद ने, हाउस ऑफ कॉमन्स ने, सेनेट ने जो है वहाँ पे उन्होंने एक प्रस्ताव लाया और उसके तहत कैसा से वेवर दिया गया इंडिया को, इंडिया से S-400 वहाँ से मांगा। यानी हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम चारों जो है अमेरिका के साथ जो उनके इंटर ऑपरेबिलिटी जो है उसको लाने के लिए हम उनकी जो जितने फाउंडेशनल एग्रीमेंट हैं अमेरिका के साथ हम साइन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज कर, हम अमेरिका के साथ भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज कर रहे हैं। तो हम यहाँ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी हैं जो कि पॉलिटिकल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, और हम चीन, पाकिस्तान जो कि आश्चर्य होगा उनके साथ हम मिलकर के जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन उनके मिलिट्री एक्सरसाइज में उनके साथ, मतलब the point I am making is that we are exercising our strategic autonomy and we are not under pressure of any country including एक दूसरी बात जो है मैं खाली बिना दे रहा हूँ, एक्ट ईस्ट पहले हमने लुक ईस्ट 1992 में नरसिम्हा राव ने कहा था, मोदी ने आके चेंज कर दिया कि अब लुक ईस्ट का टाइम खत्म हो गया, बहुत देख चुके हैं हम लोग, एक्ट ईस्ट करने का टाइम हो गया। आई विल नॉट गोइंग टू डिटेल। देन नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो गवर्न होती थी पंचशील से। अभी जो मोदी की फॉरेन पॉलिसी है या जो हम इधर बात कर रहे हैं वो हम पंचशील से पंचामृत में आ गए हैं। पंचशील अफेयर पंचामृत में 4-5 यस हैं: सम्मान, संवाद, समृद्धि, सुरक्षा, संस्कृति या सभ्यता, ये 5 हैं। तो नेहरू ने जो वो नॉन इंटरफेरेंस, नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल वेलफेयर, वो जो 5 पंचशील की बात कर रहे थे, जो इंडो चाइना 1954 के एग्रीमेंट में गए, तो हम पंचशील से पंचामृत की तरफ आ गए हैं। और दूसरी अंत में जो है एक इधर डायस्पोरा एंगेजमेंट जो है काफ़ी मोदी के समय में बढ़ा है। नेहरू ने कहा था हमारे डायस्पोरा को, उनके समय में म्यांमार में समस्या आई थी, हमारे लोगों को भगाया जा रहा था वहाँ से, नेहरू के पास में लाया गया। नेहरू ने कहा जो प्रवासी जिस देश में हैं वहाँ से अपना समर्थन है, वहाँ की सरकार करेगी, भारत की उसमें कोई भूमिका नहीं है। तब से हम बहुत आगे आ गए हैं। अब हमारा जो डायस्पोरा इंगेजमेंट है या डायस्पोरा की हमारी जो सेंसिटिविटी है ये मोदी सरकार ने काफ़ी की है। इसलिए आप देखे होंगे बांग्लादेश में संकट आया, हमने उसको रेस्क्यू किया, जहाँ भी आया हम उनको कर रहे हैं और उनको अपना मान रहे हैं। और डायस्पोरा इंगेजमेंट इस गवर्नमेंट की एक इम्पॉर्टेंट हो गया। मोदी जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ सबसे पहला वो वहाँ के डायस्पोरा से, जो भारतीय प्रवासी थे उनसे, और भारतीय प्रवासी भी हमारे यहाँ योगदान कर रहे हैं। आपको मालूम होगा मोर देन $100 बिलियन जो रेमिटेंसेस के रूप में भारत में आ रहा है, जो विश्व का सबसे बड़ा है। मेरे पास बहुत कुछ कहने का था, लेकिन क्योंकि समय अभाव अच्छी लगी भी चुकी है, मैंने मैडम से कहा नॉट कर दीजिएगा, मैं सॉरी आई हैव नॉट बीन एबल टू कंप्लीट माई सेल्फ, बट इवन देन 5-10 मिनट साथ में ड्यूटी मिला। सो थैंक यू सो मच फॉर listening me patiently. Hope, thank you so much.